आइए हम पलटते हैं डायरी के कुछ पन्नों को और देखते हैं कौन सी कहानी हमारा इंतजार कर रही। नई जिंदगी। ये कहानी लिखी गई है मेरे द्वारा। सुबह के 7 बजे थे। गर्मी के दिन बड़े सुबह ही सूरज आग बरसाने को चले आते। कृपाल शर्मा अभी बिस्तर पर ही लेटे थे। एक फोल्डिंग मेज पर रखा पुराना फिलिप्स का रेडियो बड़े शान से बज रहा था। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। गीतकार आनंद बख्शी, गायक मोहम्मद रफी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कृपाल शर्मा जी बिस्तर से अंगड़ाई लेते लेते बोल ही रहे थे कि रेडियो ने चुप्पी साध ली। बजते बजते जाने क्यों अपने आप ही रुक गया। अरे जी, क्यों नहीं बदल डालते ये खटारा रेडियो, जब तक पटको ना चलना शुरू ही नहीं करता। श्रीलता ने हंसते हुए कहा। शर्मा जी थोड़े उत्तेजित होकर बोले, बूढ़ा तो मैं भी हो गया हूँ, कुछ साल में रिटायर होने को हूँ, फिर मुझे भी बदल देना। अरे भाग्यवान, ये हमारी शादी की निशानी है, ऐसे कैसे बदल दूं इसे। हंसाया है, रुलाया है, पुचकारा है, चिढ़ाया है, यादों का पूरा खजाना है ये। श्रीलता ने बाल सुलझाते हुए बोला, बस करो अपनी फिलॉसफी, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। औरों को भी देखकर चला करो। दुनिया MP3 वॉकमैन तक चली गई और ये खटारा रेडियो लिए अभी ठो रहे हैं। अच्छा जल्दी करिए, ऑफिस जाने को लेट होंगे। शर्मा जी मुंह में ब्रश फंसाए सारे कमरे की तलाशी ले रहे थे। अरे भगवान, सुनती हो, संजीत नहीं दिख रहा कहीं पर, चला गया क्या? वो मिला नहीं मुझसे इस बार भी। श्रीलता ने किचन से आवाज लगाई। हाँ चला गया, वो रहता ही कितना देर है। अब जब काम होता तो आता, काम रहता तो बातें करता, और काम होने के बाद तुरंत निकल जाता। खैर जाने दीजिए ना, अब बड़ा हो गया है, अच्छा बुरा समझता, जीने दीजिए उसको अपनी जिंदगी, और हम हैं ना आपके लिए। वो तो सही है भाग्यवान, पर पुराने दिन जहन से हटते नहीं। जब उसकी टूटी साइकिल को मैं एक कंधे पर उठाकर और दूसरे पर उसको लिए बाजार जाया करता था, पर क्या आज मैं उसकी नई उड़ी में बैठने के लिए इतना फटीचर हो गया हूँ। शर्मा जी जाने दीजिए ना, और उड़ी नहीं ऑडी होता है। आप भी ना अच्छा भला नाम बिगाड़ देते। श्रीलता ने पूरे गमों के माहौल को अपने आंचल से पोंछकर एक हंसी की फुहार छोड़ दी। काफी हद तक यही दिनचर्या रहती थी कृपाल शर्मा और श्रीलता के दिन की। शर्मा जी रोज की तरह आज भी अपनी बजाज चेतक स्कूटर से निकल गए। स्कूटर भी वैसे ही जिसको बिना सलामी दिए स्टार्ट कहाँ होती। फिर श्रीलता का वही रोज का ताना, जिसे खाए बिना शर्मा जी का खाना हजम न होता और न ही श्रीलता का दिन गुजरता था। यही सब छोटी छोटी बातें ही तो होती जो रिश्तों को एक नया आयाम दे जाती। पर आज दिन थोड़ा अजीब सा था, और दिन जैसा तो कतई नहीं। आज सारे के सारे अशुभ संकेत किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहे थे। सुबह जब मिसेस शर्मा मंदिर जा रही थी तो बिल्ली ने रास्ता आधा कर दिया। फिर आज दूध भी पतेली से बाहर आ गया। फिर बाथरूम का शीशा चटक गया। आज सारे के सारे अशुभ संकेत देख श्रीलता ने शर्मा जी को सचेत किया, पर कृपाल शर्मा रुके नहीं और निकल पड़े अपने चेतक स्कूटर पर। अभी कुछ ही देर बीते थे, शर्मा जी आधे रास्ते पर होंगे। वहीं दूसरी तरफ से एक तेजी से आती यमहा R15 ने शर्मा जी के चेतक के परखच्चे उड़ा दिए। साथ ही वो लड़का भी लहूलुहान होकर वहीं दम तोड़ दिया। शर्मा जी की सांसें अभी चल रही थीं, पर खून बहुत बह चुका था। इसी वजह से वो अचेत पड़े थे। लोगों ने शर्मा जी को बगल के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। उधर घर पर श्रीलता परेशान हो रही थी। बार बार उसकी नजरें एक बार फोन पर जरूर अटक जाती थी कि अभी घंटी बजेगी, पर मन ही मन वो ईश्वर से मदद भरी आंखों से निहार भी रही थी। तभी फोन की घंटी बची गई। जो हुआ था उसे सुनकर उसके हाथ पांव फूलने लगे। हॉस्पिटल के कर्मचारी ने बताया कृपाल शर्मा का एक्सीडेंट हो गया है। श्रीलता तेजी से भागती हुई अस्पताल पहुंची। वहां उसे पता चला कि शर्मा जी की गाड़ी विधायक के लड़के से टकरा गई है। साथ ही विधायक के लड़के का वहीं देहांत हो गया है। सर पर चोट लगने की वजह से शर्मा जी कोमा में चले गए हैं। श्रीलता को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने संजीत को भी फोन मिलाया। पहली रिंग में फोन नहीं उठा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और नई आस से नंबर घुमाया। अब की बार फोन उठ गया। बेटा संजीत,
पापा का एक्सीडेंट हो गया है बेटा, वो अब कोमा में है। श्रीलता ने हंसते हुए कहा। ममा मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ और तू है ना वहां देखने के लिए। वैसे भी मैं आकर वहां पापा को सही तो कर नहीं दूंगा, संजीत ने सीधा सा जवाब दिया। श्रीलता आप समझ गए थे कि उसे यह लड़ाई अब खुद ही लड़नी पड़ेगी। उसने खुद को हिम्मत बधाते हुए बोला। श्रीलता सोच रही थी कि अचानक इतना कुछ कैसे बदल सकता है। एक और संजीत को कोस रही थी तो दूसरी ओर भगवान को, और आंसू भी सूखने में नाकाम होते जा रहे थे। यही सब सोचते सोचते वो कब अस्पताल में सो गई उसे पता ही न चला। एक शांति जैसे पूरे वातावरण में बस गई, पर शांति कहाँ ज्यादा देर टिकने वाली थी। एक तेज चिल्लाहट की आवाज ने पूरे अस्पताल को झकझोर दिया। विधायक और उसके कुछ गुर्गे अस्पताल में बस एक ही नाम चिल्लाते आ रहे थे, कौन है कृपाल शर्मा, कौन है कृपाल शर्मा, और वो भी क्यों ना उसका जवान लड़का जो मरा है। तब तक कमरा नंबर 13 के दरवाजे पे दस्तक हुई। श्रीलता ने उठकर दरवाजा खोला। हाँ आप कौन, किससे मिलना है? श्रीलता ने गंभीरता से पूछा। हमें मिलना नहीं है किसी से, हम बस बताने आए हैं कि बुड्ढा ठीक होगा तो वो सीधा जेल में होगा, तो तू बस यही दुआ कर कि बुड्ढा ठीक ना हो। तुझे तो पता ही होगा कि पुलिस कानून मेरी जेब में रहते, मैं जो चाहूं वो होगा। बाकपा विधायक हरीश कुशवाहा ने डायलॉग दिया और इतना बोलकर वो वहां से चला गया। श्रीलता एक भोली सी महिला को ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर गलती उसके लड़के की थी जिसने शर्मा जी का ये हाल कर दिया। ऊपर से आके रोब जता रहा। आखिर समाज को हो क्या गया है, पूरी तरीके से दूषित हो चुका है ये। वो एक दिन ऐसा था कि कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। ना संजीत की मीटिंग खत्म हुई, ना ही वो आया, और तो और उसका एक फोन तक भी ना आया। अब मिसेस शर्मा को अपने बेटे से चिढ़ होने लगी थी। दिन गुजरते गए, श्रीलता ने भगवान का दामन नहीं छोड़ा। माँ दुर्गा की कृपा हुई और शर्मा जी कोमा से वापस आने के साथ साथ स्वस्थ होते चले गए। एक तरफ श्रीलता को यह सोचकर खुशी होती थी कि शर्मा जी ठीक हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उसे हरीश कुशवाहा विधायक की धमकी भी कानों में गूंज रही थी। उसने उसकी आंखों में बदले की चिंगारी देखी थी, पर उसने शर्मा जी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। सारा दर्द खुद ही झेल रही थी। वो उनके चेहरे की हल्की सी मुस्कान को खोना नहीं चाहती थी, पर जिसका डर था वो दिन आ ही गया। कुछ पुलिस वाले आ गए शर्मा जी को ले जाने। श्रीलता और डॉक्टर ने काफी गुजारिश की, शर्मा जी अभी चलने फिरने लायक नहीं, पर वो कहाँ सुनने वाले। सही काम पुलिस वाले कभी करते नहीं और गलत में इतनी तेजी दिखाते कि क्या बात हो। श्रीलता फिर चक्रव्यूह में फंस गई थी। खुशियां आई भी तो जीभ जुठार कर चली गईं। श्रीलता ने शहर के बड़े से बड़े वकील के पास गुहार लगाई, पर कौन खड़ा होगा हरीश कुशवाहा के सामने और उसे सीधी टक्कर देने के लिए, और शायद वो भी बिना मतलब के। एक वकील खड़ा हुआ, पर शायद वो नया आया था इस शहर में और नौकरी पेशे में भी। हरीश ने अपनी सारी तिकड़म मिला दी और आखिर शर्मा जी को सजा दिलवा ही दी। ये सब इतने जल्दी जल्दी हो गया कि श्रीलता कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाई और अंततः उसकी नन्ही सी जान ने मिट्टी के शरीर को त्याग दिया। शर्मा जी बहुत दुखित हुए। उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी बस एक दिन के एक्सीडेंट से। वो सोच रहे थे कि काश उन्होंने श्रीलता की बात मान ली होती। एक दिन ना जाते ऑफिस तो आखिर क्या बिगड़ जाता, वगैरह वगैरह जो भी। बेटा संजीत को बिन बताए शर्मा जी ने खुद ही श्रीलता का अंतिम संस्कार कर दिया। अब तो शर्मा जी को जीने की तमन्ना भी नहीं रही थी। फिर क्या घर, क्या जेल। घर में रहना तो जेल से भी दूभर। शारीरिक कष्ट झेल लिए जाते, पर यादें जो कचोटती हैं वो दर्द असहनीय हो जाता। हर जगह हर चीज पर श्रीलता की यादें जुड़ी थी। यहाँ बैठकर खाते थे, यहाँ बैठकर झगड़ते थे। शर्मा जी जेल चले गए, बस रेडियो ले गए उस घर से। जान थी उनकी वो रेडियो। जेल में भी कैदियों से उनका संबंध काफी तेजी से बढ़ता चला गया। शर्मा जी थे भी तो ऐसे व्यक्तित्व के आदमी, जो उनसे मिल लेता था मानो उसको अपना ही बना लेते थे। जेल में कृपाल शर्मा बाबूजी के नाम से जाने जाते थे। जेल में भी लोग बड़े जल्द बाबूजी के मुरीद होते चले गए। बाबूजी बाबूजी, ये वही शब्द थे जो ताउम्र सुनने को तरस रहे थे, पर वो मिला कहाँ? कैदियों से। बाबूजी की बात जेल में हर कोई मानता था। वो जेलर जिसको सबसे सख्त जेलर की उपाधि मिली थी, वो भी नरम दिल होता चला गया। कुछ कैदी उनके पैर दबाते, कुछ उनका सर दबाते।
उन्हें तो कैदी अच्छे और दुनिया वाले बुरे नजर आते जा रहे थे। उनके लिए तो गुनाहगारों की परिभाषा बदल गई थी। हरीश कुशवाहा और संजीत शर्मा, ये दोनों ही तो गुनाहगार थे उनके जीवन के, पर वो तो आज़ाद घूम रहे थे बाहर। और ये बेचारे जो समाज की नज़र में अपराधी हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, वो यहाँ जेल में पड़े हैं। शर्मा जी खुश तो थे, पर श्रीलता की याद उन्हें दुखित कर जाती थी। जेल में इतने जल्दी समय गुजरा कि कुछ पता ही न चला। शर्मा जी को उनके बेहतर आचरण की वजह से सजा घटा दी गई थी। उनकी रिहाई का भी दिन आ गया। अब तो मानो पूरा मंजर गमगीन होता गया। आमतौर पर यह खुशी की सौगात लाता, पर कोई भी किसी भी कीमत पर कृपाल शर्मा को छोड़ने को तैयार न था। अब ये बात कौन कहे शर्मा जी से, कहीं शर्मा जी बुरा ना मान जाए। जेल की चारदीवारी पर चांद अटक सा गया था। रात रुक सी गई थी, जैसे बढ़ने को तैयार ही ना हो। सारे चेहरे एक दूसरे को देख रहे थे, मायूस, जैसे आज किसी ने खाना तक न खाया हो। पूरा का पूरा खाना वैसा ही पड़ा था। शर्मा जी ने खुद भी न खाना खाया। वो तो और भी परेशान थे। जिससे दिल लगाते थे, खुदा उससे ही उनसे छीन लेता था। खैर, रात बीती किसी तरह। सुबह सभी जल्दी उठ गए। आखिर उन्हें शर्मा जी को विदाई जो देनी थी। शर्मा जी भी तैयार थे जाने के लिए। उन्होंने अपना सामान बांध लिया। चलते चलते उनके कदम रुक जा रहे थे। वे बार बार उन मायूस चेहरों को पलट कर देख रहे थे। सबसे गले मिलकर शर्मा जी ने अनुमति ली। बाबूजी, आप बहुत याद आओगे, सभी ने एक सुर में कहा, और कहते ही सारी आंखें नम हो गईं। शर्मा जी भी उन्हें गले लगाकर उन्हें पुचकारा। शर्मा जी निकल चुके थे। थोड़ी देर बाद गेट पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो एक छोटी कद काठी का बुढ़ा आंखों पर काले फ्रेम का चश्मा लगाए खड़ा था। अरे, शर्मा जी वापस आ गए। एक खुशी ने पूरे गमों के माहौल को बदल दिया। शर्मा जी ने कहा, किसे मैं अपना कहूँ और किसके लिए मैं बाहर जाऊँ? मेरा परिवार तो यही है। ये मनोज, ये गुल्लू, ये सुनील, आखिर यही तो है मेरा परिवार। मैं इस इंतजार में था कि तुम लोगों में से कोई मेरा हाथ पकड़ेगा और बोलेगा, बाबूजी आप मत जाइए और यहीं रह जाइए। पर ऐसा हुआ नहीं। तभी मैं खुद ही चला आया। मेरे सारे जीवन की कमाई तुम ही लोगों की है। तुम लोग सिर्फ कैदी नहीं हो मेरे लिए, मेरे अपने भी हो। सभी लोग शांत खड़े थे और शर्मा जी का रेडियो गाया जा रहा था। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। गीतकार आनंद बख्शी, गायक किशोर कुमार, संगीतकार आर.डी. बर्मन। शर्मा जी ने गुनगुनाया। शर्मा जी ने आसमान की ओर देखकर बस इतना कहा, इंसान मजबूरी में काफी गुनाह कर जाता। हर आदमी उतना बुरा नहीं होता जितना समाज दिखाता, पर भगवान तू सजा थोड़ा गलत दे जाता। मेरी जिंदगी में जो अच्छे थे, सजा उन्हें ही ज्यादा दी है तूने क्यों? श्रीलता, आज तुम्हें मैं कितना याद कर रहा हूँ। तो ये कहानी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और फिर मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ। तब तक मैं राहुल मिश्रा आपसे अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।